हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जो हमारी साम्यता के पद थे, और साम्यता के पद में हम लोगों ने मोलालिटी तक कर लिया था, मतलब मोललता तक कर लिया था। मोलरता और मोललता मैंने कल बताया था, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, तो ये हमारा हो गया था। ठीक है, अब कल हम लोगों ने डेंसिटी वाले क्वेश्चन भी किए थे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बोर्ड देखेंगे, बोर्ड के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, ये डेंसिटी वाला आ ही जाता है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। और ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर मोल फ्रैक्शन, जो मोल भिन्न वगैरह है, ये इंक्लूड करके आते हैं, उस टर्म में हमें आंसर देना पड़ता है या फिर उस टर्म में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो शीट्स दी हुई है आपको उनके अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लियर। अब जो आगे है हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता, है ना। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो नॉर्मलता जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है एन फैक्टर का, संयोजी कारक का, है ना। और वो आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेई के अंदर या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वगैरह की, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। नई कंसंट्रेशन टर्म हमारी जो रहेगी 4, 5, 6, 7 नंबर की कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलता। नॉर्मलता इंग्लिश में इसको नॉर्मलिटी कहा जाता है बच्चों, नॉर्मलिटी। एवं इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सबसे अच्छा कंसेप्ट आपके पास में नॉर्मलिटी है। ये अगर आपको आ गया तो यहाँ पर जो आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो करने में आपको इजी रहेंगे। जैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर वगैरह जो हम लोग देखेंगे तो उनके क्वेश्चंस में ये मिक्स होकर आता है, ये कंसेप्ट हिडन कंसेप्ट रहता है ये। लेकिन अगर ये आएगा तभी आपको आगे क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा देखिए आप, परिभाषा ये है कि 1 लीटर आयतन वाले विलयन में, आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है, को नॉर्मलता कहा जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 साम्यता के पद पढ़े थे, एक तो था मोलारिटी, एक मोलर था, एक मोललता, है ना। तो मोललता के अंदर भी हम लोगों ने क्या लिया था, आयतन लिया था विलयन का। लेकिन वहां पर क्या घुले हुए थे, मोलों की संख्या। यहां पर क्या घुले हुए हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या। बस यहां पे थोड़ा सा चेंजेस ही है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं नॉर्मलता, तो नॉर्मलता, और इसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग कैपिटल एन से, तो इसका फॉर्मूला होगा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन लिया जाएगा वो लीटर में लिया जाएगा। क्लियर। अब जैसे हम लोगों को पता है कि विलेय के मोलों की संख्या तो हम लोग इजीली निकाल लेते थे। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती थी, किसी का भी भार, अगर भार दिया हुआ है तो वैसे निकालने के 3 तरह के फॉर्मूले हैं जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। अगर भार दिया हुआ है तो भार बटा अनुभार कर लेते थे। ठीक है,
तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ये क्या होगी, तब जाके हम लोग सारी वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस नॉर्मलता में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होगी। ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार, इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 2 नाम। अब यहां पर एक और टर्म है जो हमें समझनी है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है, अब तुल्यांकी भार किसका देख रहे हैं हम लोग, विलेय का, क्योंकि विलेय के ग्राम तुल्यांक देख रहे हैं, तो विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार ये आपके पास में हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटा एन कारक, बहुत सी बुक्स में इसको एक्स कारक भी बोला गया है, और इसी को हम लोग संयोजी कारक भी बोलते हैं, तीनों एक ही बात है। तो विलेय का अणुभार बटा एन कारक, या फिर इसको एक्स कारक भी बोल सकते हैं, संयोजी कारक भी बोल सकते हैं। यह समीकरण नंबर 3 नाम। ठीक है, तो समीकरण 3 और 2 के मान हम लोग वो कारक रखने समीकरण नंबर 1 में। कैसे कि समीकरण 1 में किसका मान रख दो, पहले तुल्यांकी संख्याओं का मान रख दो ये वाला, फिर उसी के अंदर तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है ये मान रख दो। तो टोटल मिलाकर जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको, टोटल मिलाकर जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा नॉर्मलता का, वो हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले विलेय का भार, विलेय का भार बटा हम लोग यहां पे लिख दें विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। ये वाला देखो, इसकी जगह पर हम लोगों ने ये रखा है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। क्लियर। अब इसमें और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो विलेय का भार है इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं W से, विलेय का तुल्यांकी भार इसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं E से, क्योंकि तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इसलिए मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूं E से। क्लियर। और विलयन का आयतन जो है इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे V से। तो अगर आप यहां पे देखो तो नॉर्मलिटी N बराबर आपके पास में आ जाएगा W बटा E इंटू V। अगर मैं इसको लीटर की जगह ml में कर दूं तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पहले भी कर चुके हैं, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1000 से। क्लियर। तो आपके पास में ये फॉर्मूला जाएगा नॉर्मलिटी का, नॉर्मलता का, क्या कि नॉर्मलता बराबर होगा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन, विलयन का आयतन इंटू 1000। क्लियर। अब इसके अंदर चेंजेस क्या हुए, नॉर्मलता और मोलरता में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप मोलरता को ध्यान से देखो पुराने नोट्स में जो हमारे 1-2 दिन पुराने हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर तुल्यांकी भार की जगह, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम लोग लेते हैं अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, बस इतना चेंजेस है। क्लियर। तो यहां से अब हम लोग मोलरता और नॉर्मलता दोनों में संबंध भी निकाल सकते हैं। संबंध कैसे निकालेंगे देखो, ये नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इस लोग। देखिए बच्चों, हम लोगों को यहां पे हम लोग लिखते हैं, नोट लगा लेना आप इसमें, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध।
नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। अब अगर आप नॉर्मलता मोलरता में संबंध देखो ध्यान से, मोलरता बराबर होता था विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। अगर मैं यहां पे तुल्यांकी भार को खोल दूं, अगर n बराबर मैं क्या कर दूं W बटा E तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणुभार बटा संयोजी कारक। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा अणुभार मॉलिक्यूलर वेट बटा n कारक या संयोजी कारक इंटू V आयतन इन ml इंटू 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। आयतन हम लोगों ने ले लिया ml में। अब ये भार बटा अणुभार हो गया और नीचे क्या हो गया संयोजी कारक। संयोजी कारक क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूला तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार बटा संयोजी कारक n कारक। अब ये n कारक कहां चला जाएगा ऊपर देखो, तो n बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा W विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू V आयतन ml में, तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये संयोजी कारक जो n कारक है मैं यहां पे लिख रहा हूं n कारक। अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, सॉरी, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है, दिमाग में आ गया होगा आपका किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है मोलरता का। मोलरता बराबर होता था विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन इंटू 1000 ml में, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में संबंध क्या आया निकल के, दोनों में संबंध ये आया कि नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा मोलरता कैपिटल M इंटू n कारक या फिर संयोजी कारक। ये आपके पास में संबंध निकल के आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मलता मोलरता दोनों पूछा हुआ है और आपने अगर मोलरता निकाल लिया है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, उस क्वेश्चन में नॉर्मलता भी निकाल सकते हो। क्या कर दोगे आप संयोजी कारक से उसको गुणा कर दोगे तो नॉर्मलता मोलरता में आपके पास संबंध है, तो इससे आप क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। क्लियर। दूसरी बात संयोजी कारक क्या है ना, ये सारी कहानी हमें समझ में आ गई है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। एक बार फिर से मैं लेके आ रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांक की संख्या जो है वो होता है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, और विलेय का तुल्यांकी भार होता है विलेय का अणुभार बटा n कारक संयोजी कारक x कारक। अब नॉर्मलता में हम लोगों ने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, इसलिए E से प्रदर्शित किया गया है। तो n बराबर हमारे पास फॉर्मूला है विलेय का भार W, विलेय का तुल्यांकी भार E, विलयन का आयतन V, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पास फाइनल निकल के आया नॉर्मलता का। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको मोलरता दिया हुआ है और नॉर्मलता पूछा हुआ है तो आप सीधा सीधा संबंध देख सकते हो कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है मोलरता इंटू n कारक। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये n कारक पढ़ने। मेन जो चीज है हमारी वो है n कारक। अगर ये n कारक आपको समझ में आ गया, संयोजी कारक x कारक जो है, अगर ये आपको समझ में आ गया सभी के लिए, तो फिर आप नॉर्मलता में सान्यता के पद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो निकाल सकते हो। क्लियर। अब ये जो n कारक है ये सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों ने अम्ल की बात करी, एसिड की, तो उसके लिए अलग तरीके से निकालते हैं। बेस की बात करी, क्षार की, तो उसके लिए अलग तरीके से निकालते हैं। और लवण की बात करी तो उसके लिए अलग तरीके से निकालते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करी तो उसके लिए अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सभी के लिए एक एक करके पढ़ेंगे।
क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एन कारक की गणना एन कारक की गणना तो बच्चों एन कारक की गणना में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल के लिए एन कारक, अम्ल के लिए, एसिड के लिए एन कारक। तो देखो अम्ल के लिए एन कारक की गणना कैसे करते हैं। अम्ल के लिए एन कारक बराबर होगा विस्थापित किए गए H प्लस आयन की संख्या, और विस्थापित कहाँ होंगे? विलयन में। ठीक है, तो विलयन में विस्थापित किए गए H प्लस आयन की संख्या, यह होगा आपके लिए अम्ल के लिए एन कारक। या फिर दूसरे तरीके से अगर अपवाद स्वरूप में बात करूं तो विलयन में ग्रहण किए गए OH माइनस आयन की संख्या। ये आप अलग से लेके चलना है इस पॉइंट को, क्योंकि एक एक्सेप्शन, एक अपवाद मुझे समझाना है इसके थ्रू। तो विस्थापित किए गए H प्लस आयन की संख्या, ये आपके पास में क्या हो जाएगा? एन कारक अम्ल के लिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लाइक सबसे पहले हम लोग देखें उदाहरण के स्वरूप HCl। तो हमें पता है कि HCl जब विलयन में होगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ के आ चुके हो आप लोग, तो HCl जब विलयन में होगा तो यहां से दो तरह के आयन निकलेंगे। एक होगा H प्लस आयन और दूसरा होगा बच्चों Cl माइनस आयन। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो इसके लिए यहां पे सिर्फ एक ही H प्लस है और सिर्फ वही विस्थापित होगा। ठीक है, एक ही H प्लस है तो सिर्फ वही विस्थापित होगा। तो यहां पर जो एन कारक होगा वो आपके पास में हो जाएगा 1। एन कारक का मान कितना आ जाएगा HCl के लिए? 1। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे H2SO4 है। अगर H2SO4 का आप ध्यान से देखो तो यहां पर दो H प्लस होते हैं, तो यहां पर एन कारक अधिकतम कितना हो सकता है? यहां पे मैंने अधिकतम इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर तो एक ही H प्लस था, तो वो एक ही हो सकता था विस्थापित, लेकिन यहां पर दो H प्लस हैं। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? अभिक्रिया पे। अगर अभिक्रिया दी हुई है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा एक H प्लस विस्थापित हुआ है या फिर दो H प्लस विस्थापित हुए। और अगर अभिक्रिया नहीं दी हुई, सिंपल वो क्वेश्चन में देके आपको H2SO4 के बारे में बात कर रहा है, तो आप मैक्सिमम जो है वो वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो अधिकतम एन कारक इसका कितना हो सकता है? अधिकतम एन कारक इसका हो सकता है 2, क्योंकि दो H प्लस विस्थापित हो सकते हैं। लेकिन नोट लगा लेना आप, अगर अभिक्रिया दी हुई है, क्वेश्चन देके और आपसे बोला गया अभिक्रिया के अनुसार नॉर्मलता निकालनी है, अभिक्रिया आपको दी हुई है, जैसे मैंने ये लिखा H2SO4 प्लस NaOH, एक क्षार है NaOH और H2SO4 अम्ल है। तो क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीकरण अभिक्रिया होगी, और ये तो अच्छी उदासीकरण होगी क्योंकि दोनों क्या है? प्रबल है। तो यहां पे जब उदासीकरण अभिक्रिया होगी तो दो तरीके से उत्पाद बन सकता है यहां पे। एक कि हम लोग क्या करें, यहां पर NaHSO4 बना दें प्लस H2O, और इसी अभिक्रिया में हम लोग दूसरा उत्पाद क्या बना दे? Na2SO4 प्लस H2O।
ध्यान से देखना इसमें, अगर आप पहली अभिक्रिया ध्यान से देखो ये वाली, तो इसके अंदर उत्पाद बन रहा है NaHSO4। NaHSO4 में एक तो है सोडियम आयन Na+ आयन और दूसरा है बायसल्फेट आयन। जबकि अगर आप इसको ध्यान से देखो Na2SO4 को, तो यहां पर आपको मिलेगा Na+ आयन और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा बच्चों? SO4 2-। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में यह फर्क है कि इसके अंदर सिर्फ एक H+ विस्थापित हुआ है, इसमें क्या हुआ है? एक H+ विस्थापित हुआ है, और जबकि यहां पर दोनों H+ विस्थापित हो चुके हैं। कैसे? अगर H2SO4 की हम लोग बात करें, अगर एक H+ विस्थापित होगा तो दूसरा जो आयन बनेगा वो कौन सा होगा? HSO4-। यहां से अगर एक H+ विस्थापित हुआ तो यहां पर एक H+ विस्थापित हो गया, दूसरा आयन जो बना क्या बन गया? HSO4-। और यदि यहां पर दोनों H+ विस्थापित हो जाते हैं, या फिर मैं बात करूं कि इसी से HSO4- से मैं यहां से एक और H+ विस्थापित करके यहां पे क्या बना दूं? SO4 2- आयन। तो SO4 2- आयन कब बना? जब दो H+ विस्थापित हुए। और HSO4- आयन कब बना? जब एक H+ विस्थापित हुआ। इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं अम्ल के N कारक की बात करूं तो वो होगा 1, और इस अभिक्रिया के लिए N कारक की बात करूं तो वो होगा 2। ठीक है, H2SO4 के लिए इस अभिक्रिया के लिए N कारक की बात करूं तो कितना होगा? 1, और इस अभिक्रिया के लिए N कारक की बात करूं तो कितना होगा? 2। तो इस तरीके से हमें देखना है। क्लियर? अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उदाहरण के तौर पे, इसको नोट कर लेना। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया H3PO4। अगर आप H3PO4 की बात करो और आपको अभिक्रिया नहीं दी हुई है H3PO4 की, सिंपल क्वेश्चन में डाल के H3PO4 डाल रखा है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और वहां से नॉर्मलता पूछा हुआ है, तो आपको सीधे से इसकी अधिकतम H+ यहां से विस्थापित करवाने हैं। अधिकतम H+ कितने हैं यहां पर भाई? 3 H+ है, 3 H+ विस्थापित हो गए, और यहां पे क्या बन गया? फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो इसके लिए N कारक कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यदि अभिक्रिया दी हुई है और अभिक्रिया देकर वहां पर N कारक पूछे गए हैं, जैसे बिल्कुल H2SO4 में किया था, बिल्कुल वैसे देखो, H3PO4 अगर एक आयन देता है, एक H+ देता है, तो यहां पर क्या बनने वाला है? H2PO4-। अगर H2PO4- से एक और H+ निकाला जाए, अगर यहां से दो H+ निकाल दिया जाए, एक ये और एक ये, तो फिर कौन सा आयन बनेगा? HPO4-। अगर एक और H+ निकाल दिया जाए HPO4- से, मतलब अब हम लोगों ने H3PO4 से 3 H+ निकाल रहे हैं, यहां पे देखो एक और H+ निकाल दिया, तो फिर यहां पे क्या बनेगा? PO4-3-। क्लियर? यहां से एक H+ निकला तो H2PO4- बन गया, यहां से एक और H+ निकलेगा तो एक H कम होगा तो यहां पे चार्ज बढ़ जाएगा, HPO4-2-। यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां आवेश बढ़ जाएगा 3-। अब अभिक्रिया दी हुई है आपको, जैसे NaOH प्लस H3PO4, और आपको यहां पे बना के दे रहा है वो, इसके साथ Na+ का अगर मैं एडिशन करवाऊं तो NaH2PO4 प्लस H2O। अगर ये उत्पाद बन रहा है, अगर यहां पे उत्पाद बन रहा है इसके अनुसार, तो ये बनेगा Na2HPO4 प्लस H2O। अगर उत्पाद इसके अनुसार बनाना है, इस अभिक्रिया के अनुसार, तो देखो कैसे बनेगा? Na3PO4 प्लस H2O। कैसे बनाया? सोडियम जो है यहां पर भाई OH- और H+
हटा गया तो क्या बन गया H2O, और Na+1 और फिर एक एक करके ये आवेश, यहां पे अगर Na प्लस है +1 और H2PO4 माइनस, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा NaH2PO4। दूसरा अगर यहां पर क्रिस क्रॉस करें Na+ और HPO4-2, इसमें क्रिस क्रॉस करें तो क्या बनेगा Na2HPO4। और अगर Na+1 और PO4 3-, इसमें क्रिस क्रॉस करें तो क्या बनेगा Na3PO4। अब ये अभिक्रिया क्या बता रही है कि यहां पर H3PO4 का एक H+ विस्थापित हुआ है, इसमें ये उत्पाद देख के पता पड़ जाएगा आपको। यहां पर H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल जो है इसका एक H+ विस्थापित हुआ है, तो इस अभिक्रिया के लिए N कारक जो होगा, इस अभिक्रिया के लिए जो N कारक होगा वो होगा आपके पास 1। किसका N कारक? H3PO4 का। इस अभिक्रिया के लिए जो N कारक होगा वो होगा आपके पास 2, और इस अभिक्रिया के लिए जो N कारक होगा वो आपके पास में होगा 3। तो अगर अभिक्रिया नहीं दी हुई है तो डायरेक्ट आपको N कारक कितना लेना? 3। और अगर अभिक्रिया दी हुई है तो आपको क्या करना है? N कारक देखने, फिर वहां पे उत्पाद समझना है कि उत्पाद में कितने H+ वहां पे विस्थापित हुए होंगे। क्लियर? अब ऐसे सभी अम्ल का निकाल सकते हो। जैसे HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल में सिर्फ एक ही H+ होता है, तो अधिकतम न्यूनतम एक ही बात है, वहां पे एक ही H+ विस्थापित होगा। ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में कितने H+ विस्थापित होंगे? एक H+ विस्थापित होंगे। लेकिन अगर मैं ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूं तो ऑक्जेलिक अम्ल में कितने H+ हो सकते हैं? अधिकतम 2। तो एक भी विस्थापित हो सकता है, 2 भी विस्थापित हो सकता है। अगर अभिक्रिया नहीं दी हुई है तो मैक्सिमम 2 विस्थापित होंगे। पता है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोगों को? जैसे और उदाहरण ले लो, उदाहरण के तौर पे HNO3 है, इसका N फैक्टर, N कारक कितना हो जाएगा? 1। CH3COOH, इसमें एक ही H+ विस्थापित होता है, पता होगा आप लोगों को। CH3COO- प्लस H+, तो N कारक यहां पे कितना हो जाएगा? N फैक्टर 1। ठीक है। COOH इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। यहां पर अधिकतम कितने H+ विस्थापित हो सकते हैं? 2। ठीक है। और अभिक्रिया के अनुसार आपको देखना है, फिर उत्पाद समझना है, और अधिकतम यहां पे N फैक्टर कितना हो सकता है? 2। तो इस तरीके से आपको देखने हैं कि वहां पर N फैक्टर नॉर्मलता के अंदर कितना होगा। ठीक है। तो नॉर्मलता के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको वहां पर ये N फैक्टर संयोजी कारक समझ में आएंगे। क्लियर? अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसी के अंदर एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझ के आना, सोच के आना। वैसे हम लोग 11th क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि BOH थ्राइस, ठीक है, का संयोजी कारक कितना होगा? ये होमवर्क है, इसको सोच के आना, और अगर लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो इसको देख के आना, समझ जाएंगे, और यहीं से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, अभी हमारा नॉर्मलता खत्म हुआ नहीं है। ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है संयोजी कारक। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ अम्ल का देखा है, अभी क्षार का देखेंगे, फिर लवण का देखेंगे, फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं हमारी उनका देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।